हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम BGC 108 ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देती हूँ। उसके बाद अगर किसी को उसका एक्सप्लेनेशन सुनना हो तो वीडियो तक बने रहें। अगर किसी को सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखना है तो फिर वो अभी मैं दिखा दे रही हूँ, वो फिर देख के जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये समझा दूँ कि यहाँ पर सेक्शन वाइज क्या हुआ है, मतलब क्वेश्चन पेपर में बटा हुआ है। सेक्शन ए में आप लोगों को नोट्स लिखना है। 4 मार्क्स का रहेगा वो, सॉरी 5 मार्क्स का रहेगा और 4 पीस आपको उसमें से करना रहेगा। और उसमें आप लोगों को दिया रहेगा 2 पीस पोएम से लाइन दिया रहेगा, 2 पीस। और वो लाइन को आपको कंपलसरी कोई एक करना ही करना है इसमें से एक। और ये ऊपर से जो ये बोला जा रहा है नोट्स है उसमें से आपको 3 पीस करना है, तो 3 और +1 4। तो ऐसे आपको कंपलसरी करना ही करना है। ठीक है, सेक्शन बी से आप लोगों को एनी 3 करना है, 10 मार्क्स का है। सेक्शन सी से कितना करना है, सॉरी मैंने नहीं लिखा है, इसमें से भी कुछ 30 60 हुआ और 40 मार्क्स, शायद इसमें से कोई 2 करना रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं देखना कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सेक्शन ए से पहले देखते हैं। सेक्शन ए से हम लोगों का न्यू क्लासिज्म, टबुला रासा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो आप लोगों का ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है ना, पोएम का लाइन दे दिया है। तो ये पोएम का लाइन भी आपको, ये सब जो पोएम का लाइन है ये इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हम लोगों का न्यू क्लासिज्म, देखिए उसमें भी बताया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरोइक कपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये वाला पोएम का जो लाइन है, परहाप्स इन दिस नेग्लेक्ट स्पॉट इज लेड, ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है इसमें भी देखिए टबुला रासा और न्यू क्लासिज्म, इसको तो बहुत अच्छे से आपको करके जाना है, आने की बहुत ज़्यादा ही चांसेस है। ठीक है, और स्विफ्ट ऑन कॉलोनियलिज्म ये करना है। देखिए मैं जो आपको बता रही हूँ जस्ट एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले इसको अच्छे से करके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन अब जो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को इस पर ज़्यादा फोकस करना है। मेरे बताने का मकसद ये होता है। ठीक है, इसमें से आने की बहुत ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं और बहुत सारे मैंने जो बताया है अब वो बहुत आए भी हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला पोएम का जो लाइन है इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा लास्ट। ठीक है, उसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड क्लासिज्म ये आएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर से सेक्शन बी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज द वे ऑफ द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट द सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ रिस्टोरेशन इंग्लैंड। ठीक, उसके बाद analyze Gulliver's character development throughout the novel. How does Gulliver's perspective and understanding of the world change as he travels to different lands and encounters different culture? ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ऊपर नीचे से जो इम्पोर्टेंट बता, इसमें से ज़रूरी नहीं है कि जो ये क्वेश्चन समझ लीजिए मैंने यहाँ पर बताया ऊपर में न्यू क्लासिज्म, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नोट्स में भी आए, ये आपको लॉन्ग में भी कुछ भी बनाकर दे सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर ये वर्ड्स के बारे में नोन रहिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि वर्ड्स क्या है। अगर वो लॉन्ग में भी आता है तो आप अपने से बनाकर और उसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर शर्त ये कि आपको वो उसके बारे में आपको मालूम रहना चाहिए कि वो वर्ड में क्या बोल रहा है, उसके एग्जाम्पल्स हम क्या लिख सकते हैं, कैसे और आंसर को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कमेंट ऑन द कैरेक्टराइजेशन इन रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, तो इससे अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर आप लोग कर रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ, उससे पहले आपको ये जो बुक है, ये बुक में से सारा इसका स्टोरी को अच्छे से आपको समझ लेना होगा। जब आप स्टोरी समझ लीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को रीड करके उसको एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी, तो आपको समझ में आएगा। विदाउट ये समझे आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं अभी आप लोगों का डिमांड था कि पहले आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपलोड कीजिए मैम, तो इसलिए मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, मैं कल से पहले ही
ये चारों का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वेट कीजिए, रात तक मैं एक्सप्लेन कर दूंगी वो सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द थीम्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म प्रेजेंट इन गुलिवर्स ट्रैवल्स। ठीक है, एंड उसके बाद ये, व्हाट वर सम कॉमन थीम्स एक्सप्लोर्ड इन 18th century ब्रिटिश लिटरेचर। Next, analyze the use of language and poetic devices in Thomas Gray's Elegy written in a country churchyard। ठीक, इसमें मैंने स्टार मार्क किया है, उसको अच्छे से आप करके जाइएगा। ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएट द, देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्ड जोड़ दिया है सोशल, ये भी आने का, अगर पॉलिटिकल नहीं आया तो सोशल आ सकता है, तो ये दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। पॉलिटिकल एंड सोशल हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ 17th and 18th century इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, एग्जामिन एंड कमेंट ऑन क्रोसियोज डेली स्ट्रगल्स ऑन द आइलैंड। देखिए अगर आप पढ़े रहिएगा, ये क्रोसियो का जो है क्या बोल रहे हैं, रॉबिन क्रोसियो का जो है ये नॉवेल, उसमें वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, स्टोरी आप जान कर रहिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन अगर मैं आपको नहीं भी बताई रहती और स्टोरी ओवरऑल में जो अच्छी से डीपली में समझा देती हूँ आप लोगों को, और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बता देती हूँ, वो वीडियो में रात तक लाऊंगी, तो आप लोग उसको खुद से दिमाग में सजा कर कि उसके आइलैंड पर जब वो गया था तो वो क्या क्या डेली लाइफ स्ट्रगल फेस कर रहा था, है ना, खाना बनाना सीखा, घर बनाया, ये सब टेंट लगाया। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोगों का है, एग्जामिन द वेरियस थीमेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, तो ये पांचों पेपर से मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को अच्छे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। तो जितने लोगों को सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड थी वो आप लोग क्वेश्चन ले लें, समझ लें, आंसर याद कर लें, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अब हम जाते हैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाने आगे जो चाहते हैं कि इसको मैं इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूं ताकि उन लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। अगर कोई भी क्वेश्चन और डाउट है आप लोगों के पास जो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। आप लोगों का हर एक कमेंट का मैं रिस्पॉन्स करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को और स्टार्ट करते हैं, इसको डीपली में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ थीम। थीम क्या है? आप लोग सभी इस वर्ड से नोन हो कि क्या है, लेकिन जब ये आंसर लिखने का टाइम आता है तो हम लोगों का पेन नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऊपर पर थोड़ा जानते हैं, इसको रिटन में कैसे लिखा जाए ये नहीं मालूम है हम लोग को। ठीक है, तो हम अच्छे से समझा देते हैं ताकि आप लोग लिख पाएँ। तो थीम का मतलब है मेन आइडिया या सेंट्रल मैसेज जो राइटर अपनी स्टोरी, पोएम या प्ले के थ्रू हमें देना चाहता है ना। द थीम इज़ द मेन मैसेज और लेसन ऑफ अ लिटरेरी वर्क। एग्जाम्पल के तौर पर स्टोरी में अगर दोस्ती की इम्पोर्टेंस दिखाई गई है तो थीम क्या है? फ्रेंडशिप है। अगर सच की जीत दिखाई गई हो तो थीम इज़ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। अगर गरीबी और सामाजिक प्रॉब्लम्स दिखाई गई है तो थीम इज सोशल इनजस्टिस। थीम को कैसे पहचानें? ठीक है, खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि राइटर किस बात पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, स्टोरी हमें क्या सिखाती है, कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस से क्या मैसेज मिलता है। ठीक है, तो जो आपको समझ में आएगा वही उसका क्या है? थीम है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि थीम क्या है। आप लोग एग्जाम्पल के साथ और इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके डीपली में इसको लेकर आइएगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का न्यू क्लासिज्म। ठीक है, न्यू क्लासिज्म क्या है? एक मिनट रुक जाइए। तो न्यू क्लासिज्म को बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं। न्यू का मतलब न्यू और क्लासिज्म का मतलब पुराने ग्रीक और रोमन राइटर्स के रूल्स और आइडियाज़ को फॉलो करना। ठीक है, इस पीरियड के लोग क्या मानते थे? उनका मानना था, एक मिनट, ठीक है, उनका मानना था कि
हर चीज़ में रूल्स और डिसिप्लिन होना चाहिए, ज़्यादा इमोशंस और इमेजिनेशन अच्छी नहीं, रीज़न और लॉजिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लिटरेचर का काम सिर्फ इंटरटेन नहीं बल्कि लोगों को सिखाना, मोरल लेसन देना भी है, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो दो स्टूडेंट ऐसे लिख रहे हैं। नंबर वन स्टूडेंट बहुत इमोशंस, इमेजिनेशन और फीलिंग लिखता है। नंबर टू प्रॉपर स्ट्रक्चर, क्लियर आइडियाज़, लॉजिक और रूल्स को फॉलो करता है। तो न्यू क्लासिकल राइटर्स को नंबर टू स्टूडेंट ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि वो ऑर्डर और रीज़न को इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल राइटर्स क्यों आए? उसने उनसे पहले के पीरियड में राइटर्स बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और इमोशन पर फोकस कर रहे थे। न्यू क्लासिकल राइटर्स ने कहा हर चीज़ में बैलेंस और रूल्स होना चाहिए, लिटरेचर को, समाज को सुधारना भी चाहिए, ठीक है। इसलिए इस पीरियड को एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। अगर एज ऑफ रीजन आ गया तो समझ जाइएगा न्यू क्लासिज्म के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। इसके इम्पॉर्टेंट राइटर्स है अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडेन, सैमुअल जॉनसन, जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, तबुला रसा। तो तबुला रसा क्या है? तबुला रसा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट या खाली कागज़। ये आइडिया जॉन लॉक ने दिया था। ये आइडिया इसका मतलब क्या है? जॉन लॉक कहते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग एक खाली कागज़ की तरह होता है। उसके पास कोई आइडियाज़ या नॉलेज पहले से नहीं होती। जो कुछ भी वो सीखता है वो एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट, एजुकेशन और सोसाइटी से सीखता है, ठीक है। मान लो एक वाइट पेपर है, उस पर अभी कुछ भी लिखा नहीं है। अब उस पेपर पर धीरे धीरे लिखना शुरू करते हो। वैसे ही एक बच्चा भी जन्म के समय ब्लैंक स्लेट होता है और उसके एक्सपीरियंसेस उसके माइंड पर लिखे जाते हैं। पेरेंट्स से मैनर सीखता है, स्कूल से नॉलेज मिलती है, सोसाइटी से वैल्यूज़ और बिहेवियर सीखता है। नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ठीक है। टैबुला रासा का आइडिया बताता है कि इन्वायरमेंट और एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंसान का बिहेवियर और पर्सनालिटी एक्सपीरियंस से बनते हैं। हम जन्म से सब कुछ लेकर नहीं देते, ठीक है। हम लोग सब कुछ जन्म से लेकर नहीं आते हैं। मतलब जो हम लोग बच्चे को अंदर डालेंगे, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से वही चीज़ सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या है? समझ नहीं आ रहा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। ठीक है। कॉलोनियलिज्म मतलब जब कोई पावरफुल कंट्री किसी दूसरे देश पर डायरेक्टली कब्जा करके वहाँ अपनी गवर्नमेंट और अपने लोगों को बसाती है, उसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं, ठीक है। यही कॉलोनी बनाना यानी कॉलोनी बनाना, ठीक है। मतलब जब कोई पावरफुल कंट्री क्या करती है, दूसरे कमज़ोर कंट्री पर अपनी दबाव डालती है, वहाँ पे उस इलाके को कब्जा कर लेती है, उस कंट्री को, वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट रूल डाल देती है, वहाँ अपने मुताबिक वहाँ पर रूल चलाती है, ठीक है। तो उसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। वहाँ पर अपने लोगों को बसा देती है। सोचो, एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कोई आदमी तुम्हारे घर में आ जाए और बोले अब ये घर मेरा है, मैं यहाँ रहूँगा, तो मेरे रूल्स फॉलो करोगे। यही है कॉलोनियलिज्म, ठीक है। रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले इंडिया ट्रेड करने आई, धीरे धीरे इंडियन रूलर्स को हराया, अपनी गवर्नमेंट बनाई, इंडिया के रिसोर्सेज का यूज़ किया, इंडियंस को अपने रूल्स फॉलो करने पर मजबूर किया। यही है कॉलोनियलिज्म, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आता होगा। तो कॉलोनियलिज्म के फीचर्स क्या हैं? डायरेक्ट रूल करना, मतलब कॉलोनाइजर डायरेक्टली देश को कंट्रोल करता है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब देश के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज़ करता है। कल्चर कंट्रोल, अपनी लैंग्वेज और कल्चर को फैलाता है। पॉलिटिकल कंट्रोल, गवर्नमेंट भी वही चलाता है, ठीक है। सब कुछ
वही चलाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश ने इंडियन कॉटन ब्रिटेन भेजा, वहाँ कपड़ा बनाया, फिर वही कपड़ा इंडिया में महंगा बेचा, प्रॉफिट ब्रिटेन को हुआ, इंडिया गरीब होता गया। ठीक है, और एग्जाम्पल समझते हैं। इतना काफ़ी एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके साथ साथ हम आपको कॉलोनियलिज्म भी समझा देते हैं, जो दोनों ही एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। सॉरी, कॉलोनियलिज्म हम आपको समझा दिए, इम्पीरियलिज्म समझा देते हैं। ठीक है, इम्पीरियलिज्म क्या है? जब कोई पावरफुल कंट्री अपनी पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दूसरे देशों पर जमाना चाहती है, उसे इम्पीरियलिज्म कहते हैं। यानी एक बड़ा और ताकतवर देश छोटे या कमज़ोर देशों को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पर सोचियो, एक स्कूल में एक पावरफुल सीनियर है, वो दूसरे बच्चों को बोलता है, तुम मेरी बात मानोगे, जो मैं कहूँगा वही होगा, तुम्हारे रिसोर्सेज का फ़ायदा मुझे मिलेगा। मतलब समझ लीजिए, एज अ सीनियर जो लोग जूनियर पर करते हैं, उसी को समझ लीजिए। ये सीनियर उनके ऊपर अपना कंट्रोल जमा रहा है, यही इम्पीरियलिज्म जैसा है। ठीक है, मतलब उस पर सिर्फ कंट्रोल जमाना, उसकी सारे रिसोर्सेज का यूज़ करना, फ़ायदा उठाना। ठीक है, यहाँ पर मेन काम क्या होता है? अपनी पावर बढ़ाना, दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, पैसा और रिसोर्सेज हासिल करना, अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट चुनना। ठीक है, रियल एग्जांपल समझते हैं। ब्रिटेन ने एशिया और अफ्रीका का कई देशों पर अपना इन्फ्लुएंस बनाया। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है? यूरोप को चाहिए था कॉटन, टी, स्पाइसेस, गोल्ड, ऑयल, चीपर लेबर, इसलिए वो दूसरे देशों पर कंट्रोल चाहते थे। ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस, हर कंट्री चाहती थी कि दुनिया में उसकी पावर सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, उस टाइम ये कंपटीशन चल रहा था, जिसकी ज़्यादा कॉलोनीज वो ज़्यादा पावरफुल। ठीक है, रिलीजियस रीजंस, यूरोपियन सोचते थे कि उनका रिलीजन और कल्चर सुपीरियर है और उन्हें दूसरे लोगों को सिविलाइज करनी चाहिए। नेशनल प्राइड, कंट्रीज अपनी शान और प्रेस्टीज के लिए कॉलोनीज बनाती थी। ठीक है, कॉलोनीज क्या है फिर समझते हैं। जब कोई पावरफुल कंट्री, नहीं सॉरी, कॉलोनीज तो हम आपको बता दिए ना। ठीक है, अब ये दोनों का कंपैरिजन समझ लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का डिफरेंस समझते हैं। इम्पीरियलिज्म मतलब होता है दूसरे देशों पर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस जमाना। ठीक है, और कॉलोनियलिज्म मतलब होता है डायरेक्टली कॉलोनी बनाना, मतलब डायरेक्टली वो इलाके में घुस जाना, अपना आबादी बसा देना, अपने गवर्नमेंट बना देना अपना, और वहाँ पे अपने रूल को फॉलो करवाना। ठीक है, और इम्पीरियलिज्म मतलब सिर्फ वहाँ पर कंट्रोल, वहाँ के इलाकों को करना। डायरेक्ट रूल ज़रूरी नहीं है, इम्पीरियलिज्म में डायरेक्ट रूल नहीं होता है, लेकिन कॉलोनियलिज्म में डायरेक्ट रूल किया जाता है अपना गवर्नमेंट बनाकर। इम्पीरियलिज्म में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस होता है। ठीक है, कॉलोनियलिज्म में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेंस होता है। ठीक है, सब कुछ होता है कॉलोनियलिज्म में, क्योंकि वहाँ पर खुद वो डायरेक्ट रहते हैं, उनकी गवर्नमेंट रहती है, अपना रूल फॉलो करवाते हैं। ठीक है, इम्पीरियलिज्म में एक आइडिया या पॉलिसी है। ठीक है, और कॉलोनियलिज्म में उस पॉलिसी का प्रैक्टिकल फॉर्म है। ठीक है, इम्पीरियलिज्म जो आइडिया और पॉलिसी है, ये प्रैक्टिकल कॉलोनियलिज्म में होता है। ठीक है, इजी ट्रिक, इम्पीरियलिज्म मतलब सोच, आइडिया, और कॉलोनियलिज्म मतलब काम, एक्शन। इम्पीरियलिज्म एक आइडिया है और कॉलोनियलिज्म उसका एक्शन है, वो होता है। ठीक है, पहले इम्पीरियलिज्म आता है, फिर कॉलोनियलिज्म आता है। ठीक है, एक कंट्री पहले सोचती है मैं पावरफुल बनूंगा, फिर वो कॉलोनी बनाती है वहाँ जाकर, मतलब पहले सोचना, इम्पीरियलिज्म पहले हुआ, उसके बाद जब बना लिया जाके वहाँ पे कॉलोनी, तो वो बाद में हुआ। ठीक है, एक्शन हो गया। जैसे ब्रिटेन पावरफुल बनना चाहता था, इम्पीरियलिज्म हुआ, और ब्रिटेन ने इंडिया पर डायरेक्ट रूल किया, ये कॉलोनियलिज्म हुआ। ठीक है, और बहुत सी इंग्लिश बुक्स में ये थीम्स मिलती है, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो का बुक में भी ये देखा गया है। इन बुक में यूरोपियंस का दूसरे लोगों पर कंट्रोल और उसके साथ बिहेवियर दिखाया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। इस वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है, मैं थोड़ा बीच में रुक जाऊँ, बिकॉज मैं जिस वीडियो से मोबाइल से मैं रिकॉर्ड करती थी वो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैंने दूसरे मोबाइल से कर रही हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। तो अगर मैं बीच में कहीं रुक जाऊँ थोड़ा देर, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं जब बोलूँगी कि वीडियो ख़त्म हो गया तब ख़त्म होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को।
तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। 2x पर देखिए आप लोग, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो। अभी मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे स्विफ्ट ऑन कॉलोनियलिज्म, ठीक है। स्विफ्ट ऑन कॉलोनियलिज्म मतलब जोनाथन स्विफ्ट जो गुलिवर्स ट्रैवल्स के राइटर हैं, ठीक है, वो उनका कॉलोनियलिज्म क्या है, क्या सोचते हैं, उनका क्या आइडिया है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जोनाथन स्विफ्ट, एक मिनट, सबसे पहले ये समझो कि जोनाथन स्विफ्ट खुद आयरलैंड के थे। उस टाइम आयरलैंड पर यूनाइटेड किंगडम का कंट्रोल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इरिश लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती थी और उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करती थी, इसलिए स्विफ्ट को कॉलोनियलिज्म पसंद नहीं था, ठीक है। स्विफ्ट कहते हैं एक पावरफुल कंट्री को किसी दूसरे देश को दबाकर उसके लोगों और रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ये गलत और इनह्यूमन है, ठीक है। आप लोग बस इतना याद रखिएगा, जोनाथन स्विफ्ट जो है कॉलोनियलिज्म को अगेंस्ट थे, उनको ये नहीं पसंद था, ठीक है। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में दिखाया कि कॉलोनियलिज्म की वजह से गरीबी बढ़ती है, गरीब लोग और ज़्यादा सफ़र करते हैं, रूलर सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, आम लोगों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। उनका असली मैसेज था, एक मिनट, उनका एक एग्जाम्पल भी है अ मॉडेस्ट प्रपोजल में। स्विफ्ट ने इतने स्ट्रॉन्ग सटायर उसकी कि उन्होंने मजाक मजाक में कहा कि गरीब इरिश लोग अपने बच्चों को खाने के लिए भी बेच दें, ठीक है। वो सच में ऐसा नहीं कह रहे थे, मतलब एक सटायर यूज़ किया गया है सोसाइटी को क्रिटिसिज्म करने के लिए, ठीक है। उनका असली मैसेज था ब्रिटिश रूलर्स इरिश लोगों के साथ इतना बुरा बिहेवियर कर रहे हैं कि उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, यानी स्विफ्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस को एक्सपोज करना चाहते थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोगों का है ह्यूरिक कपलेट। ह्यूरिक कपलेट पोइट्री लिखने का एक स्टाइल है, ठीक है। इसमें 2 लाइंस कपलेट होती है, दोनों लाइंस का राइम सेम होता है, जैसे ए बी बी सी सी, ठीक है। हर लाइंस में 10 सिलेबल्स होते हैं और यूजली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ठीक है। ये सब पोएम लिखने का एक स्टाइल है। ह्यूरिक कपलेट दो राइमिंग लाइंस सेम रिदम होता है, मतलब रिदम जो होगा सेम होगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स एक कॉमेडी प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, ठीक है। इसकी स्टोरी का मेन आइडिया क्या है, इस प्ले में 2 सेट्स ऑफ ट्विन ब्रदर्स होते हैं, एक एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूस और एंटीफोलस ऑफ इफिसस, एक दूसरा ड्रोमियो ऑफ सिरिकाउस और ड्रोमियो ऑफ इफिसस। मतलब बचपन में एक शिपवेयर की वजह से दोनों ट्विन्स अलग हो जाते हैं। बाद में जब एक भाई अपने खोए हुए भाई को ढूंढने आता है तब लोग उससे उसके ट्विन ब्रदर समझने लगते हैं। इसी वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स, कन्फ्यूजन और फनी सिचुएशन पैदा हो जाती है। वैसे आप लोग एग्ज़ाम में लिखना होगा कि कॉमेडी ऑफ एरर्स मतलब क्यों, कहाँ, क्या यूज़ किया जाता है इसका अच्छे से। तो कॉमेडी मतलब फनी व एरर्स मतलब मिस्टेक और मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी कॉमेडी जिसमें बार बार गलत पहचान और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फनी सिचुएशन पैदा होती है, ठीक है। मेन थीम इसका मिस्टेकन आइडेंटिटी, कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, फैमिली रियूनियन, लव एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो 2 ट्विन ब्रदर्स बचपन में बिछड़ जाते हैं, एक भाई दूसरे को ढूंढने आता है, लोग उसे उसके ट्विन ब्रदर समझ लेते हैं, बहुत सारी फनी प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आखिर में सबको सच पता चल जाता है और फैमिली फिर से मिल जाती है, ठीक है। आप लोग बोर्ड नहीं हुइएगा क्योंकि यही सब एग्ज़ाम में आ रहा है, आप लोगों को यही सब करना है, एग्ज़ाम में लिखना है आप लोगों को। तो जब तक आप हिंदी में इसको अच्छे से नहीं समझ पाइएगा तो इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, ठीक है। तो क्लासिज्म का मतलब है एंशिएंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर के रूल्स, आइडियाज़ और स्टाइल को फॉलो करना, ठीक है।
क्लासिज्म कहता है कि लिटरेचर में रूल्स, डिसिप्लिन, बैलेंस और ऑर्डर होना चाहिए। ये मानता है कि राइटर को ज़्यादा इमोशंस और इमेजिनेशन में नहीं रहना चाहिए, बल्कि लॉजिक और प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो 2 स्टूडेंट ऐसे लिखा है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है ना। तो इसको बस आपको इतना समझना है कि ये लोग इमोशन से हटकर ये लोग बॉर्डर, डिसिप्लिन, रीजन, बैलेंस, हार्मोनी, मोरल टीचिंग, इमिटेशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, ये सब पर फॉलो करने लगे। ठीक है, मतलब क्लासेस मतलब ओरिजिनल ग्रीक और रोमन प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्लासेस मतलब ओरिजिनल ग्रीक और रोमन प्रिंसिपल का ओरिजिनल, और न्यू क्लासेस मतलब उन्हीं क्लासिकल प्रिंसिपल को बाद के राइटर्स ने फिर से फॉलो किया, उसे कहा जाता है न्यू क्लासिज्म। ठीक है, न्यू क्लासिज्म इज द रिवाइवल ऑफ क्लासिज्म। क्लासिज्म ट्रिक के तौर पे ऐसे आप याद कर सकते हो, क्लासिज्म इज इक्वल टू रूल्स प्लस रीजन प्लस बैलेंस प्लस ग्रीक एंड रोमन आइडियाज। ठीक है, और सॉरी आइडियल्स। नेक्स्ट हम लोग का फिलहाल यहाँ पे टाइप हो गया है फिलियल डिसओबीडियंस। ठीक है, फिलियल डिसओबीडियंस मतलब फिलियल मतलब होता है हम लोगों का पेरेंट्स, मतलब माँ बाप से रिलेटेड, और डिसओबीडियंस मतलब बात ना मानना, आज्ञा का पालन ना करना। तो फिलियल डिसओबीडियंस का मतलब है जब बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाते हैं या उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, उसे फिलियल डिसओबीडियंस कहते हैं। सिंपल में समझते हैं, अगर एक फादर अपने बेटे से कहे तुम इस लड़की से शादी नहीं करोगे, लेकिन बेटा अपनी मर्ज़ी से उसकी लड़की से शादी कर ले, ये फिलियल डिसोबीडियंस है, क्योंकि उसने अपने फादर की बात नहीं मानी। ठीक है, बहुत सी स्टोरीज़ और प्लेज में पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जाता है। अपनी फ्रीडम, बच्चे क्या चाहते हैं, अपनी फ्रीडम चाहते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, पेरेंट्स के रूल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। इस सिचुएशन को फिलियल डिसोबीडियंस कहते हैं, FILIAL, फिलियल डिसोबीडियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद लेने का हक है और उसकी फ्रीडम, थाट्स, फीलिंग्स और चॉइसेस इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म मीन्स गिविंग इम्पॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल पर्सन, हिज फ्रीडम एंड हिज ओन आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली चाहती है कि वो टीचर बने। अगर वो अपनी डिसीज़न खुद लेती है और डॉक्टर बनती है तो ये इंडिविजुअलिज्म है, यानी मुझे अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न खुद लूँगा या लूँगी। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है, हर पर्सन अलग है, हर पर्सन को अपनी सोच और अपनी चॉइस का हक है। सोसाइटी की फैमिली हमेशा इंडिविजुअल के डिसीज़न को कंट्रोल नहीं कर सकती। पर्सनल फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिटरेचर में इंडिविजुअलिज्म क्या है, बहुत सारे लिटरेरी कैरेक्टर्स अपने सपने फॉलो करते हैं, सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करते हैं, अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, और ऐसे कैरेक्टर्स इंडिविजुअलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का रॉबिन्सोनेट्स। ठीक है, रॉबिन्सोनेट्स ऐसी स्टोरीज़ होती है जो रॉबिन्सन क्रूसो से इंस्पायर्ड होती है। इन स्टोरीज़ में आमतौर पर कोई पर्सन एक आइलैंड या अननोन प्लेस पर अकेला फंस जाता है। उसे अपनी इंटेलिजेंस, हार्डवर्क और करेज से ज़िंदा रहना पड़ता है। वो नेचुरल डिफ़िकल्टीज से फाइट करता है, धीरे धीरे वो अपनी एक नई दुनिया बना लेता है। मान लो एक आदमी का शिप डूब जाता है और वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब खाना खुद ढूंढता है, घर बनाता है, जानवरों और प्रॉब्लम से लड़ता है, अकेला सरवाइव करता है। इस तरह की स्टोरी को रॉबिन्सोनेट कहते हैं। ठीक है, ये नाम रॉबिन्सन क्रूसो से आया है जो डैनियल डिफोए ने लिखा था। उस नावल में रॉबिन्सन क्रूसो कई सालों तक एक आइलैंड पर अकेला रहता है और अपनी मेहनत से सरवाइव करता है। ठीक है, मेन थीम ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो
सर्वाइवल, एडवेंचर, सेल्फ रिलायंस, ह्यूमन करेज, मैन वर्सेस नेचर। ठीक है। आइलैंड, आइलैंड का मतलब है एक ऐसी ज़मीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो। आइलैंड मतलब चारों तरफ पानी, बीच में ज़मीन। ठीक है। अगर समुद्र के बीच में एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हो और उसके चारों तरफ से पानी ही पानी हो तो उसे आइलैंड कहते हैं। ठीक है। ये तो इजी है, आइलैंड आप लोग जानते ही हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अब यहाँ से अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। ठीक है। Critically evaluate the political and social historical circumstances of 17th and 18th century England। ठीक है, पढ़ते हैं। 17 और 18 सेंचुरी इंग्लैंड की पॉलिटिकल, सोशल और हिस्टोरिकल कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है और उनका लिटरेचर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा उसको क्रिटिकली डिस्कस करना है। ठीक है। उस टाइम इंग्लैंड में क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, सोसाइटी कैसी थी, हिस्ट्री में क्या चेंजेस आए और उन सब का लिटरेचर पर क्या असर पड़ा। समझ आया आप लोगों को क्वेश्चन? तो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुआ, इंग्लैंड में किंग्स की एब्सोल्यूट पावर कम हो गई। ठीक है। पार्लियामेंट पावरफुल बन गई, डेमोक्रेसी और पीपल्स राइट्स को इम्पोर्टेंस मिलने लगी। सिंपल लाइन में समझते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस ब्राउट डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड ग्रेटर पावर टू पार्लियामेंट। ये पॉलिटिकल चेंजेस हुई थी 17 एंड 18 सेंचुरी में। ठीक है। सिविल वॉर भी हुआ था। मैं इतना डीपली भी नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, लेकिन आप लोगों को इजी में समझा दे रही हूँ। अगर डीपली नहीं पढ़ा भी सकती हूँ, लेकिन मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, दैट्स वाई मैं डीपली में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा। देखिए, इंग्लिश सिविल वॉर हुआ, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कैसे हुआ। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं सोशल। सोशल चेंजेस क्या हुआ, मिडिल क्लास, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स बहुत स्ट्रांग हो गई। ठीक है। एजुकेशन और लिटरेसी बढ़ी, ज़्यादा लोग बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। कॉफ़ी हाउसेज में लोग पॉलिटिक्स और लिटरेचर डिस्कस करने लगे। ठीक है। सोशल चेंजेस लीड टू द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, एजुकेशन एंड अ रीडिंग पब्लिक। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस। साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, लोग रीज़न और लॉजिक पर बिलीव करने लगे। इंग्लैंड ने दूसरे कंट्रीज़ में कॉलोनीज बनाना शुरू किया। ठीक है। ट्रेड और इकोनॉमिक स्ट्रांग हुए। हिस्टोरिकल चेंजेस इंक्लूडेड साइंटिफिक प्रोग्रेस, colonial expansion and economic growth। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एग्जामिन एंड कमेंट ऑन क्रोशियोज डेली स्ट्रगल्स ऑन द आइलैंड। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो ने आइलैंड पर रोज़ रोज़ कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस की और उन स्ट्रगल्स के बारे में कमेंट करो। ठीक है। तो क्रूसो आइलैंड पर अकेला था, उसने सरवाइव करने के लिए हर दिन क्या क्या प्रॉब्लम्स झेली और उसने कैसे फाइट की, यही एक्सप्लेन करना है। ठीक है। उसने क्या मतलब लोनलीनेस, अकेलापन। जब क्रूसो आइलैंड पर आया वो बिल्कुल अकेला था, कोई फैमिली नहीं थी, कोई फ्रेंड नहीं था, किसी से बात करने वाला भी नहीं कोई था। उससे बहुत लोनलीनेस और फेयर फील होता था। ठीक है। फाइंडिंग फूड, सर्वाइव करने के लिए उसे फ्रूट्स कलेक्ट करना पड़ता था, हंटिंग करनी पड़ती थी, फार्मिंग सीखी उसने, उसके लिए रोज़ का खाना अरेंज करना एक स्ट्रगल हो गया था।
शेल्टर बनाया, बिल्डिंग शेल्टर। आइलैंड पर उसके पास घर नहीं था, उसने टेंट बनाया, गुफा को अपना होम बनाया, अपने सेफ्टी के लिए फेंसी बनाई। सब कुछ उसे खुद करना पड़ता था। प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, उसे डर था वाइल्ड एनिमल से, स्टॉर्म से, कैनिबल से, इसलिए वो हमेशा अलर्ट रहता था। फिजिकल लेबर, हर काम उसे खुद करना पड़ता था। लकड़ी काटना, फार्मिंग करना, हंटिंग करना, टूल्स बनाना, उसकी ज़िंदगी रोज़ की हार्ड वर्क से भरी हुई थी। इलनेस एंड फेयर, एक बार क्रोसियो बहुत बीमार हो गया। आइलैंड पर कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी। उसने फेथ इन गॉड और सेल्फ कॉन्फिडेंस से इस प्रॉब्लम को फेस किया। साइकोलॉजिकल स्ट्रगल, कभी कभी वो डिप्रेस हो जाता, घर को याद करता था, फ्यूचर के बारे में डर जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो मेंटली स्ट्रांग बन गया। लर्निंग टू सर्वाइव, उसने आइलैंड पर फार्मिंग सीखी, एनिमल्स पाले, टूल्स बनाए, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया। यही उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, क्रोसियो की डेली स्ट्रगल्स दिखाती है कि ह्यूमन बींग्स बहुत एडेप्टेबल होते हैं। हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से इंसान उसकी किसी भी डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकता है। क्रोसियो सेल्फ रिलायंस और करेज को सिंबल बन जाता है। ठीक है, तो ये थी पूरी उसकी। उम्मीद है आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो करने में, कि प्रॉब्लम की वजह से दिल नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से, आप लोगों का एग्ज़ाम है तो फिर मैंने वीडियो बनाया। सॉरी, बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है वीडियो अपलोड करने में। आप लोग वेट कर रही हूँ मेरा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द थीम्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म प्रेजेंट इन गुलिवर्स ट्रैवल्स। ठीक है, गुलिवर्स ट्रैवल्स में कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म के थीम्स को कैसे दिखाए गए हैं। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट ने इस नॉवेल में कैसे दिखाया है कि पावरफुल कंट्रीज दूसरे देशों पर कंट्रोल करती है और उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है। पहले कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म समझो। ठीक है, ये तो हम समझा चुके हैं आप लोगों को कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं समझते हैं। अब समझते हैं। गुलिवर्स ट्रैवल्स में जोनाथन स्विफ्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिज्म ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन, उस टाइम ब्रिटिश दुनिया भर में कॉलोनीज बना रहा था। स्विफ्ट को ये पसंद नहीं था। नॉवेल में गुलिवर कई नए देशों में जाता है और कभी कभी उन देशों को इंग्लैंड के लिए क्लेम करने की बात करता है। स्विफ्ट इस बात का मजाक उड़ाते हैं। उनका मैसेज है, सिर्फ किसी जगह को डिस्कवर कर लेना उस पर कब्जा करने का राइट नहीं है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑन अदर पीपल, कॉलोनियल पावर्स कमज़ोर लोगों को फ़ायदा उठाती है। ठीक है, स्विफ्ट क्या दिखाते हैं कि पावरफुल लोग अक्सर अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, प्राइड एंड सुपीरियरिटी, ब्रिटिश लोग सोचते हैं कि उनकी सिविलाइजेशन सबसे बेस्ट है। स्विफ्ट इस सुपीरियरिटी को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि हर सोसाइटी की अपनी वैल्यू होती है, यूरोपियंस हमेशा सुपीरियर नहीं होते। सटायर और इम्पीरियलिज्म, नॉवेल में कई जगह स्विफ्ट मजाक के थ्रू दिखाते हैं कि रूलर्स पावर के भूखे होते हैं, नए टेरिटरीज जीतना चाहते हैं, दूसरे लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये इम्पीरियलिज्म पर एक स्ट्रॉन्ग सटायर है। ठीक है, द कंट्री, जब गुलिवर्स हॉयून्स के देश में जाता है, वहाँ ग्रीड और कॉन्क्वेस्ट नहीं है। स्विफ्ट इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी ज़्यादा सिविलाइज्ड होने का क्लेम करती है, लेकिन उसमें ग्रीड और इम्पीरियलिज्म भरा हुआ है। ठीक है, कॉलोनिज्म एक्सप्लॉयटेशन करता है, इम्पीरियलिज्म ग्रीड और पावर की डिज़ायर से चलती है। यूरोपियंस अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, लेकिन उनकी सोसाइटी में भी बहुत बुराइयां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एनालाइज द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइसेस इन एलिगी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है,
थॉमस ग्रे ने एलेगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में किस तरह की लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया है, ये हम लोगों को बताना है। पोएम की लैंग्वेज कैसी है और पोएट ने कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि इमेजिनरी, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन एक्सेट्रा यूज़ किया है। ठीक है। एलेगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एक फेमस एलेगी है जो थॉमस ग्रे ने लिखी थी। इस पोएम में पोएट ऑर्डिनरी विलेज पीपल की लाइफ और डेट के बारे में सोचता है। पोएम की लैंग्वेज सिंपल है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल और इमोशनल है। ठीक है। पोएम की लैंग्वेज सिंपल है, सीरियस और थॉटफुल है, सैड मिलानकोलिक टोन क्रिएट करती है। पोएट डेट और ह्यूमन लाइफ के टेम्पोररी नेचर को दिखाता है। हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हार्ड लगती हो, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोग का यही आ रहा है, तो मैं जो आएगा वही ना पढ़ाऊँगी। आप लोग के लिए बेहतर ही सोच रही हूँ, तो आप लोग अच्छे से इसको अच्छे से सुने ताकि कुछ लिख कर आएँ आप लोग। ठीक है। इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो हमारे माइंड में पिक्चर बना दें, जैसे द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे। इस लाइन को पढ़कर हमें इवनिंग, चर्च बेल और विलेज के सीन दिखाई देते हैं। पोइट ने इवनिंग इमेजिनरी, नेचर इमेजिनरी, ग्रेव यार्ड इमेजिनरी का यूज़ किया है। मतलब जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं, जैसे नॉवेल पढ़ रहे हैं कुछ, तो जो इसमें बोला जा रहा है हम लोग अपने आँख के सामने उसको इमेजिन करने लगते हैं, देखने लगते हैं। ठीक है। और फिर क्या यूज़ किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। जब नॉन लिविंग चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं। एग्जाम्पल, एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉय। यहाँ एम्बिशन को एक पर्सन की तरह दिखाया गया है। ठीक है। थर्ड है मेटाफोर। पोएम में लाइफ और डेथ को समझाने के लिए मेटाफोर्स का यूज़ हुआ है, जैसे द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट द ग्रेव। यहाँ पाथ्स ऑफ ग्लोरी सक्सेस और फेम की मेटाफोर है, यानी चाहे कोई कितना भी फेमस हो, आखिर सबको मरना है। ठीक है। फोर्थ, एलिट्रेशन, एक ही साउंड का रिपीटेशन। एग्जाम्पल, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। एम साउंड रिपीट हो रही है, इससे पोएम म्यूजिकल लगती है। ठीक है। सिंबलिज्म, चर्चयार्ड डेथ और इक्वालिटी का सिंबल है। ग्रेव ह्यूमन डेस्टिनी का सिंबल है। इवनिंग लाइफ का एंड का सिंबल है। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, पोएट कंपेयर करता है रिच एंड पुअर, फेमस एंड ऑर्डिनरी पीपल, और कहता है डेट के सामने सब इक्वल है। ठीक है। ह्यूरिक एंड डिग्निफाइड स्टाइल, लैंग्वेज बहुत ग्रेसफुल और पोएटिक है। पोएट सिंपल विलेज पीपल को भी डिग्निटी और रिस्पेक्ट देता है। मेन मैसेज ऑफ द लैंग्वेज, पोएम की लैंग्वेज पीसफुल है, इमोशनल है, फिलोसॉफिकल है, रीडर्स को लाइफ और डेथ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमेंट ऑन द कैरेक्टराइजेशन इन रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो नॉवेल में कैरेक्टर्स को कैसे प्रेजेंट किया गया है, उनके कैरेक्टर का एनालिसिस करो। ठीक है। नॉवेल का मेन कैरेक्टर्स का नेचर और पर्सनालिटी एक्सप्लेन करनी है, स्पेशली रॉबिन्सन क्रूसो का। रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डिफियो एक एडवेंचर नॉवेल है। इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर रॉबिन्सन क्रूसो है। नॉवेल में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो द मेन कैरेक्टर। क्रूसो एक ऑर्डिनरी मैन है, लेकिन उसके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, जैसे एडवेंचर्स। उसे ट्रैवलिंग और एडवेंचर्स पसंद है, इस वजह से वो सी जर्नी पर जाता है। इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट, आइलैंड पर वो घर बनाता है, खाना ढूंढता है, फार्मिंग करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इसलिए वो सेल्फ रिलायंस का सिंबल है। हार्ड वर्किंग, वो कभी गिव अप नहीं करता, रोज़ मेहनत करके अपनी लाइफ को बेटर बनाता है। करेजियस, लोनलीनेस, स्टॉर्म, इलनेस और डेंजर्स के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता। रिलीजियस, आइलैंड पर रहकर वो गॉड पर ज़्यादा फेट करने लगता है। कैरेक्टर्स डेवलपमेंट ऑफ क्रूसो, नॉवेल के शुरू में वो केयरलेस और एडवेंचरस है। नॉवेल के एंड में वो मैच्योर, वाइज एंड रिलीजियस बन जाता है। ये उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। ठीक है।
फ्राइडे फ्राइडे क्रोसियो का फेथफुल सर्वेंट और फ्रेंड है। उसकी क्वालिटीज लॉयल, ओबीडियंट, हेल्पफुल, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, फ्राइडे और क्रोसियो की फ्रेंडशिप नॉवेल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, माइनर कैरेक्टर्स, क्रोसियो के पेरेंट्स और दूसरे कैरेक्टर्स ज़्यादा डेवलप नहीं किए गए हैं। नॉवेल्स का फोकसेस क्या है, मेनली रॉबिन्सन क्रोसियो पर और फ्राइडे पर है। ठीक है, नॉवेल में कैरेक्टर्स रियलिस्टिक लगते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्रोसियो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिडिल क्लास है। हार्ड वर्क है, प्रैक्टिकल थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअलिज्म, डिज़ायर फॉर सक्सेस, ये क्वालिटीज़ उसे एक मेमोरेबल कैरेक्टर बनाती है। ठीक है, तो आप लोग कंक्लूजन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वे ऑफ द वर्ल्ड reflect the societal norms and values of restoration England? The way of the world restoration period के इंग्लैंड के सोसाइटी और वैल्यूज़ को कैसे रिफ्लेक्ट करता है? प्ले में उस ज़माने के लोग कैसे थे, उनकी सोच, मैरिज, लव, मनी और सोसाइटी के रूल्स कैसे थे, ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं। पहले रजिस्ट्रेशन पीरियड समझो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टुअर्ट मोनार्की के बाद इंग्लैंड में थिएटर्स फिर से खुल गए और सोसाइटी में फैशन और लग्जरी बढ़ गई। रिच पीपल की लाइफ स्टाइल इम्पॉर्टेंट हो गई। लव और मैरिजेस को प्रैक्टिकल नज़रिया से देखा जाने लगा। विट, इंटेलिजेंस और सोसाइटल मैनर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट मिली। ठीक है, द वे ऑफ द वर्ल्ड में ये सब कैसे दिखाया गया है? द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉन्ग्री रजिस्ट्रेशन सोसाइटी का एक मिरर है। मैरिज एज अ बिजनेस डील। ठीक है, इस प्ले में लोग सिर्फ प्यार के लिए शादी नहीं करते, उनके लिए मनी, प्रॉपर्टी, सोशल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, मीराबेल और मिलामेंट की मैरिज में भी प्रॉपर्टी और कंडीशंस डिस्कस होती है। रजिस्ट्रेशन सोसाइटी में मैरिज को एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। सोसाइटी में पैसा और इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स ज़्यादातर पैसा पाने, प्रॉपर्टी बचाने, सोशल पोजीशन मेंटेन करने की चिंता करते हैं। ये उस पीरियड की मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी को दिखाता है। विट एंड इंटेलिजेंस। रजिस्ट्रेशन सोसाइटी में इंटेलिजेंट और विटी लोग बहुत एडमायर होते हैं। मिराबेल और मिलामेंट दोनों क्लेवर, इंटेलिजेंट, विटी हैं। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप। लव सिंपल और इमोशनल नहीं है। लोग रिलेशनशिप में कैलकुलेशन करते हैं, पर्सनल बेनिफिट देखते हैं। ये रजिस्ट्रेशन सोसाइटी की प्रैक्टिकल थिंकिंग को दिखाता है। हाई सोसाइटी एंड मैनर्स। प्ले में मोस्टली रिच पीपल, फैशनेबल लेडीज़, जेंटलमैन दिखाए गए हैं। इससे पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन लिटरेचर में अपर क्लास सोसाइटी पर फोकस करता है। पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन थोड़ी इंडिपेंडेंट हो रही थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मिलामेंट अपनी मैरिज की कंडीशन खुद डिसाइड करती है। ये दिखाता है कि वुमेन पहले के मुकाबले ज़्यादा फ्रीडम चाहती है। ठीक है, सटायर ऑन सोसाइटी। कांग्रेस सोसाइटी की वीकनेसेस का मजाक भी उड़ाते हैं। ग्रीड, हाइपोक्रेसी, मेटेरियलिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल कंक्लूजन इसका हम लोग समझते हैं। प्ले हमें बताता है कि रजिस्ट्रेशन इंग्लैंड में मनी बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैरिज एक बिजनेस बन गई थी। रिच सोसाइटी फैशनेबल और मेटेरियलिस्टिक थी। विट और इंटेलिजेंस को वैल्यू दी जाती थी। सोसाइटी में हाइपोक्रेसी भी थी। ठीक है, अल्लाह। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को अब एक्सप्लेन नहीं करूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इससे। तो मैं ऐसे आप लोगों को सिर्फ इसका आंसर ऐसे करके दिखाते जाती हूँ ताकि आप लोग इसको खुद से पढ़ लो। ठीक है ना, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अपलोड होने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा। कब अपलोड होगी, कब आप लोग इसे देखिएगा, है ना। तो उम्मीद है आप लोग समझोगे मेरी बात को।
और इसे आप लोग खुद रीड कर लोगे, ठीक है। इजी है, मैंने ऊपर जो जो समझा दिया है, घुमा फिरा कर बार बार उसी तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसे रीड आउट कर लो, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि सीरियसली आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है। नहीं तो फिर मैं मतलब फिजूल का मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों को कुछ फ़ायदा ही ना हो इससे, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सीरियस में फ़ायदा हो मेरी वीडियो से, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या आप लोगों को सच में मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रही है। और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए रात तक एक और अपलोड करूँगी, जिसमें मैं ये बुक में जितनी भी स्टोरीज़ और पोएम है इसको अच्छे से डीपली मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, बहुत ही ईजी वे में, जिस तरह से मैं प्रीवियस वीडियो को एक्सप्लेन किया था दूसरे बुक को, उसी तरह से कर दूँगी। तो बस ये इतना ही है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा गया। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं। तो बाय बाय गाइज़।